हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन चैनल लड्डू ब्रोज। आई एम विश्वास। तो दोस्तों, अब हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के आखिरी पड़ाव पे पहुंच चुके हैं। ठीक है, अब वर्ड प्रॉब्लम्स बच गए हैं हम लोगों के। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम्स बच गए हैं और वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने का एक ही टैक्टिस है कि जैसा क्वेश्चन में दिया है वैसा करते चलो। ठीक है, चलो आओ देख, एग्जाम्पल नंबर 16 से शुरुआत करते हैं। एग्जाम्पल 16. A TV manufacturer a manufacturer of TV sets produced 600 sets of TV in third year. ठीक है, थर्ड ईयर में कितना प्रोड्यूस किया उसने टीवी? तो 600। अच्छा, और एंड 700 सेट्स इन सेवेंथ ईयर। सेवेंथ ईयर में 700 सेट्स। ठीक है, assuming that the production increases uniformly by a fixed number every year। देखो, इस लाइन की वजह से इस क्वेश्चन में बहुत बड़ा हिंट मिल गया है। ठीक है, assuming that the production increases uniformly by a fixed number every year, इतने से ही पता चल जाएगा कि प्रोडक्शन जो हो रहा है टीवी सेट्स का, वो अरिथमेटिक जो हर साल सेट निकल के आ रहा है, नंबर ऑफ सेट्स, वो एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बना रहा है। ठीक है, इस लाइन से ही मुझे ये पता चलेगा। नहीं दिया होता तो शायद ना पता लगा पाते, कुछ और दिया होता। तो पता करना है प्रोडक्शन इन फर्स्ट ईयर, प्रोडक्शन इन 10th ईयर एंड द टोटल प्रोडक्शन इन फर्स्ट 7 ईयर। ठीक है, चलो पूछ रहा है प्रोडक्शन ऑफ फर्स्ट ईयर। अच्छा, क्योंकि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बना रहा है तो इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? लिख सकता हूं कि नहीं? और इसको और ऐसे लिख सकता हूं, जहां पर ए क्या है? ए इज द फर्स्ट टर्म एंड डी इज दैट कॉमन नंबर दैट वी वर टॉक्ड अबाउट, दैट वी वर टोल्ड अबाउट, बट इन दिस केस इट विल एक्ट एज आवर कॉमन डिफरेंस। ठीक है, कॉमन डिफरेंस। उसी तरीके से इसको भी लिख सकता हूं। अच्छा, यानी a प्लस 2d इज इक्वल टू 600, a प्लस 6d इज इक्वल टू 700। तो दो इक्वेशन, दो वेरिएबल सॉल्व कर जाओ। मैं इसमें से इसको माइनस कर देता हूं, तो यानी -4d इज इक्वल टू -100 इज इक्वल टू d इज इक्वल टू 25। यानी हर साल इतना नंबर ऑफ सेट का प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है, इतने से हर साल प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। और पहले साल में कितना प्रोडक्शन होगा वो ए की वैल्यू से पता चलेगा। तो ए की वैल्यू कैसे पता चलेगा? डी को किसी भी एक इक्वेशन में उठा के रख दो। मैं इसमें रखता हूं ए प्लस 2 इंटू 25 इज इक्वल टू 600। This implies a plus 50 is equals to 600. This implies a is equals to 550. यानी पहले साल में कितने नंबर ऑफ सेट्स प्रोड्यूस हुए थे? तो 550। हर साल कितने नंबर से बढ़ जा रहा था? तो 25। अच्छा, तो मैं पता लगा लूंगा कि नहीं? ये फर्स्ट पार्ट था। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में ये निकालना था। सेकेंड पार्ट में मुझे क्या निकालना है कि द प्रोडक्शन ऑफ 10th ईयर, यानी 10वें साल में कितना नंबर ऑफ सेट्स मेरा प्रोड्यूस हुआ, यानी कि A10, यानी कि A प्लस 10 माइनस 1 D, यानी कि A कितना है? 550 प्लस 9 इंटू 25 इज इक्वल टू 550 प्लस 100 एंड दिस विल बी हाउ मच? दिस विल बी 225 इज इक्वल्स टू कितना हो गया? 775। और क्या पूछ रहा है मुझसे? और पूछ रहा है टोटल प्रोडक्शन एट द एंड ऑफ 7 ईयर्स। ठीक है, टोटल प्रोडक्शन एट द एंड ऑफ 7 ईयर मतलब कि पहले साल में कितना प्रोड्यूस हुआ। ठीक है, इसको अब मैं A1 से डिनोट कर देता हूं। दूसरे साल में कितना प्रोड्यूस हुआ? ठीक है, इन दोनों का समेशन प्लस इसी तरीके से तीसरे, चौथे साल में, पांचवें साल में और छठवें साल में कितना प्रोड्यूस हुआ? 1 2 3 4 5 6 प्लस 7
ठीक है, ये जो नंबर मुझे मिलेगा वो आंसर होगा। यानी कि क्योंकि ये एपी फॉर्म कर रहा है और एपी में मुझे फर्स्ट एंड टर्म का फॉर्मूला पता है, यानी मैं S7 निकाल सकता हूँ इज इक्वल टू 7/2 2a 2 इंटू ए कितना था 550 था, प्लस 7 माइनस 1 डी कितना था मेरे पास 25 था, 7/2 हाउ मच इज दिस 100, ठीक है इतना आएगा, प्लस 6 इंटू 25 कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 150 150 इज इक्वल टू 7/2 इंटू 1250 625, ठीक है ये कितना है 35 40, तो 7 साल में इतना टीवी सेट प्रोड्यूस हुआ है। समझ में आया क्वेश्चन? जैसा क्वेश्चन बोलता जा रहा है वैसा बस करते जाना है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अब एक्सरसाइज में आते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 15 ऑफ एक्सरसाइज 5.3। क्या पूछ रहा है? अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइज अ पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड अ सर्टेन डेट एज फॉलोज, ठीक है। ₹200 फॉर फर्स्ट डे, ठीक है, यानी पहले दिन अगर तुम लेट हुए, पहला दिन का काम अगर लेट हुआ तो 200 रुपये फाइन लगेगा, पेनाल्टी लगेगा। दूसरे दिन अगर लेट हुए तो 250 रुपये और लगेगा। तीसरे दिन अगर और लेट हुए तो 300 रुपये लगेगा। इसी तरीके से अगर हर दिन का काम अगर जो है कि लेट होता गया तो हर दिन 50 रुपये पेनाल्टी बढ़ती जाएगी, ठीक है। यानी चौथे दिन काम अगर लेट हुआ, ठीक है, डिले हुआ, तो इसमें 50 रुपये और यानी 350 रुपये पेनाल्टी लगेगी, ठीक है। और क्या पूछ रहा है? हमसे पूछ रहा है कि अगर कॉन्ट्रैक्टर ने 30 दिन तक काम डिले किया, ठीक है, 30 डेज तक काम डिले किया, तो बताओ कितनी पेनाल्टी उसे कुल भरा। तो कितना आसान सवाल है ये जितना मेरे पास 30 दिन तक नंबर आएगा मुझे ऐड कर देना है। ये मेरा ये जो नंबर्स हैं मेरे पास जो मिल रहे हैं 200 250 300 350, क्या ये एपी बना रहे हैं? हाँ एपी बना रहे हैं। इस एपी का फर्स्ट टर्म कितना है 200, ठीक है, ₹200, ठीक है, तो रुपीस का सिंबल अभी मैं ड्रॉप करता हूं। कॉमन डिफरेंस कितना है 50, ठीक है, नंबर कितने हैं 30, तो सम कितना हो जाएगा 15,400 प्लस 29 इंटू 50 इक्वल्स टू 15 इंटू 400 प्लस कितना हो जाएगा ये 45 40 15 इंटू 1850, इसको कैलकुलेट करो तो 1850 इंटू 15 5 ना 0581 05772, तो यानी 27750, यानी 27,750 रुपए की उसे पेनल्टी देनी पड़ेगी, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन कौन सा करेंगे हम लोग? अगला क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। समझ में आया ना? क्वेश्चन बहुत आसान है, जैसा क्वेश्चन बोल रहा है बस वैसा ही करना है। तो क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है अ सम ऑफ ₹700 is to be used to give 7 cash prizes to students of a school। 7 कैश प्राइजेस देने हैं for their overall academic performance। if each prize is ₹20 less than its preceding prize, find the value of the prize, ठीक है। ₹20 लेस, देखो एक कोई स्कूल है, ठीक है, उस स्कूल ने क्या डिसाइड किया कि वो 700 रुपए, ठीक है, 7 बच्चों को देगा। 7 कैश प्राइजेस मतलब 7 बच्चों को देगा एक कैश प्राइज, ठीक है, और ऐसे देगा, ठीक है, कि कुछ इस तरीके का होगा कि सपोज पहला कुछ अमाउंट हुआ X, ठीक है, उसका अमाउंट सबसे बड़ा होगा, उसके बाद जो अगला कैश प्राइज होगा उसमें से 20 रुपए इसमें से कम हो जाएंगे, ठीक है, सबसे बड़े वाले में से,
फिर तीसरे नंबर का जो कैश प्राइस होगा तो इसमें से 20 रुपए कम हो जाएगा, यानी x माइनस 20 यानी x माइनस 40, कुछ इस तरीके से। इसके अगले वाला फिर से, तो इस तरीके से 7 कैश प्राइस डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। चलो x की जगह अगर मैं कह दूं a, तो AP जैसा बन रहा है ना, AP x और a से मतलब नहीं रखता, AP बन रहा है कि नहीं, यहां पर बस AP बन रहा है, ठीक है। तो मैं मान लेता हूं कि जो सबसे बिगेस्ट कैश प्राइस है वो a है, ठीक है, और a हम लोगों के अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का पहला टर्म भी हो जाएगा, ठीक है। और इस केस में हम लोगों का कॉमन डिफरेंस कितना है, -20 है, नंबर कितना है 7, ठीक है। और क्योंकि यही जो 7 कैश प्राइस हैं ये 700 रुपए में से आए हैं, यानी इन 7 कैश प्राइस का सम कितना हो जाएगा, तो ₹700, यानी कि S7 इज इक्वल टू ₹700। तो क्या करोगे, कुछ नहीं, S7 का फॉर्मूला लगाओ, S7 इज इक्वल टू n/2 2a, सॉरी n की जगह 7, 2a प्लस 7 माइनस 1, d की जगह कितना -20, S7 कितना है 700 इज इक्वल टू 7/2 2a प्लस 6 इंटू -20, यहाँ इसको ले आओ, तो 2a माइनस 120 इज इक्वल टू 200, this implies that 2a is equal to 320, this implies a is equal to 160। यानी जो सबसे बड़ा प्राइस है, सबसे बड़ा प्राइस मतलब सपोज टॉपर होगा, जो फर्स्ट पोजीशन होल्ड करेगा उसको 160 रुपए मिलेंगे, जो सेकंड पोजीशन होल्ड कर रहा है उसको 140, जो थर्ड पोजीशन होल्ड कर रहा है उसको 120, इस तरीके से बाकी निकाल लोगे जितने हैं। चलो और निकाल लेते हैं, 160 हो गया, 140, 100 निकाल लो, और इसमें से 80 60 कितने प्राइस हो जाए, 1 2 3 4 5 6, तो ये वो प्राइजेज हैं जो डिस्ट्रीब्यूट होंगे, 160 रुपये, 140 रुपये, 180, ठीक है। तो ये प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है कि in a school students thought of planting tree in and round the school to reduce air pollution. It was decided that the number of trees that each section of each class will plant will be same as the class in which they are studying. A section of class 1 will plant 1 tree, a section of class 2 will plant, ठीक है। अच्छा, तो कोई एक स्कूल है, नॉर्मल सा स्कूल है जिसमें क्लासेज हैं, क्लास 1, ठीक है, क्लास 2, इसी तरीके से क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5, क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11, क्लास 12, ठीक है। तो कह रहा है कि किस दिन, एक दिन डिसाइड किया कि इस पूरा स्कूल मिलके पेड़ लगाएगा पॉल्यूशन कम करने के लिए, और ये डिसाइड हुआ कि जितना भी क्लास है, ठीक है, उसका हर एक सेक्शन एक अपने नंबर ऑफ क्लास जितना, जैसे सपोज हर दे रखा है कि हर क्लास के 3 सेक्शन है, ठीक है, 3 सेक्शन है, ठीक है। और क्लास 1 का हर सेक्शन कितना पेड़ लगाएगा, 1 पेड़ लगाएगा। क्लास 2 का हर सेक्शन कितना पेड़ लगाएगा, तो 2 पेड़ लगाएगा। क्लास 3 का हर सेक्शन कितना पेड़ लगाएगा, तो 3 पेड़ लगाएगा। क्लास 4 का हर सेक्शन कितना पेड़ लगाएगा, तो 4 पेड़ लगाएगा, ठीक है। इसी तरीके से क्लास 10 का हर सेक्शन कितना पेड़ लगाएगा, तो 10 पेड़ लगाएगा। क्लास 12 का हर सेक्शन 12 पेड़ लगाएगा। यानी अच्छा देखो, क्लास 1 पूरा सेक्शन मिला के कितना पेड़ लगा, तो 3 × 1। उसी तरीके से क्लास 2 का 3 × 2, क्लास 3 का 3 × 3, इसी तरीके से 3 × 12। अच्छा, इसका मतलब 3, 6, 9, ठीक है, इधर भी देख लो 12, ऐसे करते करते कितना 36। अच्छा, तो ये मेरे पास जो अभी सीक्वेंस आया है, इस सीक्वेंस में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, तो 12 हैं। कैसे 12 है, क्योंकि 12 क्लासेस हैं उस स्कूल में, ठीक है। ये देख लो,
यहाँ से यहाँ देखो, यहाँ से यहाँ देखो, यहाँ से यहाँ देखो, यानी 12 बार देखना पड़ेगा मुझे, तो यानी 12 नंबर्स मुझे मिलेंगे। 12 नंबर्स को मैंने इस तरीके से लिख दिया तो मुझे सीक्वेंस मिल रहा है, और इस सीक्वेंस की प्रॉपर्टी मुझे दिखाई दे रही है कि ये सीक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बना रहा है, ठीक है। और मुझसे पूछ रहा है कि कुल मिला के स्कूल द्वारा कितने पेड़ लगाए गए। तो बहुत आसान हो गया, अब तो S12 से पता चल जाएगा मुझे, 12/2 2a कितना है इस केस में 3 प्लस n-1 12-1 d कितना है इस केस में, तो d भी 3, यानी 6 प्लस 11 इंटू 3 इज इक्वल टू 6 इंटू 39 कितना हो रहा है ये 54 234, यानी 234 पेड़ लगाए गए स्कूल द्वारा। समझ में आया ये क्वेश्चन? बहुत आसान था। कह रहा है कि हर एक क्लास के पास 3 सेक्शन है, ठीक है, और हर एक क्लास का हर एक सेक्शन उतना पेड़ लगाएगा जितना उस क्लास का नंबर है। यानी क्लास नंबर 1, क्लास 1 का हर एक सेक्शन 1 पेड़ लगाएगा, क्लास 2 का हर एक सेक्शन 2 पेड़ लगाएगा, क्लास 3 का हर एक सेक्शन 3 पेड़ लगाएगा। यानी क्लास 1 ने कुल कितना पेड़ लगाया, तो 3 into 1, क्लास 2 ने कुल कितना पेड़ लगाया हर सेक्शन मिला के 3 into 2, क्लास 3 ने कितना लगाया, तो 3 into 3। समझ में आ रहा है? इसी तरीके से क्लास 12 ने कितना लगाया, तो 3 into 12। अच्छा, ये जो नंबर्स मुझे मिल रहे हैं हर पेड़ हर क्लास द्वारा लगाए गए पेड़ के जो मुझे नंबर्स मिल रहे हैं, वो मुझे एक एपी बनता हुआ दिख रहा है। जब एपी बनता हुआ दिख रहा है, मेरी सारी प्रॉब्लम यही खत्म हो गई। मुझे फॉर्मूला पता है, फॉर्मूले से मैं पता लगा लूंगा कि कितने पेड़ लगाए जा चुके हैं, ठीक है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग करने जा रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। थोड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है ये। अ स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल विद सेंटर्स अल्टरनेटली एट ए एंड बी स्टार्टिंग विद सेंटर एट ए ऑफ रेडियाई 0.5 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, ठीक है, एज शोन इन फिगर 5.4। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच अ स्पाइरल मेड अप ऑफ 13 कॉन्जिक्यूटिव सर्कल। देखो क्या क्या रहा है, 2 पॉइंट है ए एंड बी, ठीक है, यहाँ बनाते ए और बी, ये रहा ए, ये रहा बी। पहले ए को सेंटर माना, ए को सेंटर माना, अगर ए को सेंटर मानेगा, ए को सेंटर मान के एक सेमी सर्कल बनाया, ठीक है। तो देखो ठीक है, ये ए को सेंटर मान के बनाया गया है, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, फिर उसके बाद बी को सेंटर मान के दूसरा सेमी सर्कल बनाया जा रहा है, ठीक है। तो बी को सेंटर मानो अब, ठीक है, बी को सेंटर मानो, बी को सेंटर मानो और सेमी सर्कल बनाओ। तो यही वाला जो पार्ट, सपोज ये सी आया था, अगर इतने बी को सेंटर मान के ये इस पॉइंट से दोबारा अगर सेमी सर्कल बनाओगे तो ये जो BC लेंथ है यहां आ जाएगा, BC डैश, ऐसे कुछ करके। अब क्या कह रहा है कि अगली बार जब सेंटर बनाओगे, अगली बार जब सेमी सर्कल बनाओगे तो फिर ए को सेंटर मानो, ठीक है, फिर ए को सेंटर मानो, ठीक है। ए को सेंटर माने तो ये जो AC डैश के बराबर ही इस तरफ भी एक आएगा रेडियस, ठीक है, ऐसा ए को सेंटर माना हो, ठीक है। फिर अगली बार में क्या करना है, फिर ए की बजाय बी को सेंटर मान लेना है। इस तरीके से ये पूरा चलता जाएगा। और ये जो स्पाइरल मुझे मिल रहा है, इस स्पाइरल का टोटल लेंथ मुझसे पूछ रहा है, ठीक है, इस स्पाइरल का मुझसे क्या पूछ रहा है, टोटल लेंथ। अच्छा, और पहले वाले का रेडियस कितना है, ये कितना था शुरुआत में, ए बी कितना था, ए बी ही स्टार्टिंग रेडियस है, ये है 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, ये 0.5 सेंटीमीटर, तो बताओ इस सर्कल का डायमीटर कितना, इस सेमी सर्कल का डायमीटर कितना होगा, 0.5 into 2, ठीक है, बिकॉज डायमीटर इज ट्वाइस द रेडियस, ठीक है। और ये जो डायमीटर है ये इस वाले सेमी सर्कल के लिए रेडियस है कि नहीं, ये जो डायमीटर था, ये डायमीटर किसका है, BC किसका डायमीटर है, तो इस वाले सेमी सर्कल का है ना, और BC रेडियस किसका है, तो इस वाले सेमी सर्कल का, ठीक है। कुछ समझ में आ रहा है।
तो पहला रेडियस कितना था 0.5 सेंटीमीटर, तो इसका लेंथ सपोज L1 है, तो L1 कितना हो जाएगा, L1 इज इक्वल टू पाई आर इज इक्वल टू पाई इंटू 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है, इज इक्वल टू, है ना। L2 कितना होगा, L2 इज इक्वल टू पाई इंटू पाई इंटू कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर दे रखा है, उसके बाद 1.5 सेंटीमीटर दे रखा है, ऐसे ही चल रहा है। ये मैं समझा रहा हूँ कि कैसे 0.5 1 और 1.5 आ रहा है, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर L3, अच्छा L3 के लिए रेडियस कितना था, ये L3 है ना मेरा, L3 के लिए रेडियस कितना होगा, ये लेंथ प्लस ये लेंथ, है ना। BC डैश कितना लेंथ है, तो 1 सेंटीमीटर, और AB कितना लेंथ है 0.5 सेंटीमीटर। तो इस सेमी सर्कल का रेडियस कितना हो जाएगा 0.5 सेंटीमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर, यानी इस सेमी सर्कल का लेंथ कितना हो जाएगा L3 इज इक्वल टू पाई 1.5 सेंटीमीटर, ठीक। कुछ दिखाई दे रहा है, अब कुछ दिखाई दे रहा है, यानी 0.5 पाई 1 पाई 1.5 पाई डॉट डॉट डॉट, क्या ये AP बन रहा है, देख लेते हैं। इसमें से इसको घटाओ तो कितना मिल रहा है 0.5 पाई, इसमें से इसको घटाओ तो कितना मिल रहा है, इसमें से इसको घटाओ तो कितना मिल रहा है 0.5 पाई, हाँ ये AP है, हाँ ये AP है, AP है। और मुझसे पूछ क्या रहा है, मुझसे पूछ रहा है कि इस तरीके की अगर मैं 13 सेमी सर्कल से स्पाइरल बना दूं तो टोटल लेंथ कितना होगा, यानी मुझसे पूछ रहा है इस AP के 13 टर्म का सम मुझसे पूछ रहा है। n इज इक्वल टू 13, a इज इक्वल टू 0.5 पाई, d इज इक्वल टू, d मतलब कॉमन डिफरेंस, डायमीटर नहीं, 0.5 पाई, ठीक है। तो क्या पता चल जाएगा मुझे, S13 पता चल जाएगा, S13 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा L1 प्लस L2 प्लस डॉट 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 प्लस L13 इज इक्वल टू 13/2, 2a कितना हो जाएगा 1 पाई, 1 इंटू पाई, तो पाई लिख देता हूं, प्लस 13 माइनस 1 12 इंटू 0.5 पाई, ठीक है, इज इक्वल टू 13/2 पाई प्लस 6 पाई इज इक्वल टू 13/2 इंटू 7 पाई, और पाई की वैल्यू मुझे लेने के लिए क्या कहा है 22/7, ठीक है। तो ले लो, कितना हो जा रहा है ये 143 सेंटीमीटर इसका आंसर है। समझ में आया कि नहीं, समझ में आना ज्यादा जरूरी है, ठीक है। मुझसे क्या कह रहा था, मुझसे कह रहा था कि A और B मेरे पास 2 पॉइंट है, ठीक है, और A और B को अल्टरनेटली मैं सेंटर मान के सेमी सर्कल बनाता जाऊंगा, इस तरीके से मुझे स्पाइरल मिलता चला जाएगा। इसकी वजह से मुझे क्या पता चल रहा है, इसकी वजह से मुझे क्या पता चल रहा है कि हर बार हर सेमी सर्कल का जो रेडियस है वो पिछले वाले से 0.5 सेंटीमीटर ज्यादा होता जा रहा है। जैसे देखो इसमें 0.5 था, अगले वाले का L2 वाले का रेडियस कितना हो जा रहा है 1 सेंटीमीटर, इसके अगले वाले का L3 का कितना हो जा रहा है तो 1.5 सेंटीमीटर। मुझे रेडियस पता चल गया, मुझे रेडियस पता चल गया तो मुझे सेमी सर्कल का लेंथ पता चल जाएगा। सेमी सर्कल का ये वाला पार्ट मुझे पता चल जाएगा, नहीं ये सर्कमफ्रेंस पता चल जाएगा, वही इस केस में लेंथ होगा, वो पता चल जाएगा। कैसे पता चल जाएगा, पाई इंटू आर से पता चल जाएगा, वही किया यहाँ पर L1 वैसे निकाला, ठीक है। अब मुझसे पूछ रहा है कि इस तरीके से अगर मैं 13 बार यही काम करता हूं तो बताओ ये जो स्पाइरल मुझे मिल रहा है इसका लेंथ कितना हो जाएगा। यानी कि ये ऐसे करते करते हर बार जो सेमी सर्कल में बना रहा हूं वो कितना बड़ा होता जाएगा, इसका लेंथ कितना होता जाएगा। तो मैंने देखा कि इसका जो हर एक सेमी सर्कल का जो मेरे पास लेंथ है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बना रहा है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बना रहा है। काम तो बहुत ही आसान हो गया, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के मुझे सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म का फॉर्मूला पता है, मैंने उस फॉर्मूले में सब कुछ फीड कर दिया और मुझे आंसर मिल गया 143। समझ में आया, गुड।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 19. 200 logs are stacked in the following manner. 20 logs in the bottom row. ठीक है, ये ऐसे करते करते इधर 20 logs हैं, फिर इसके ऊपर ऐसे करते करते 19 logs हैं. ठीक है, और इस तरीके से स्टैक किया जा रहा है. किस तरीके से स्टैक किया जा रहा है कि इसके अगले वाले में कितना हो जाएगा, 18 लॉग हो जाएंगे. ठीक है, ये लॉग्स हैं. ठीक है, लॉगरिथम वाला लॉग नहीं. ठीक है, इसके ऊपर वाले रो में कितना स्टैक होगा, कितने लॉग्स होंगे, तो 18. इस तरीके से स्टैक किया जा रहा है, यानी इस तरीके से रखा जा रहा है. और टोटल नंबर ऑफ लॉग्स कितने हैं, तो 200. 200 कैसे मिल रहे हैं मुझे, सिंपल है, 20 प्लस 19 प्लस 18 डॉट 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 इज इक्वल टू 200. ठीक है, इस तरीके से मिल रहे हैं. ऑब्वियसली सबसे नीचे वाले में 20 है, उसके ऊपर वाले में 19 है, उसके ऊपर वाले में 18 है. ठीक है, तो इसका मतलब हर रो में जितने मेरे पास लॉग्स हैं, हर रो में जितने मेरे पास लॉग्स हैं, अगर मैं उनको प्लस करते जाऊंगा तो मुझे टोटल नंबर ऑफ लॉग्स मिल जाएगा. और टोटल नंबर ऑफ लॉग्स दे कितना रखा है, तो 200 दे रखा है. यानी ऐसा कुछ हो रहा है मेरे पास. ठीक है, 20 प्लस 19 प्लस 18 इज इक्वल टू 200. अच्छा, ये जो मुझे मिल रहा है ये सब, ठीक है, मुझे पता नहीं कि कितने रोज होंगे इस तरीके से. ठीक है, कितने रोज होंगे मुझे ये नहीं पता, लेकिन एक चीज़ पता चल रहा है, ये एक एपी है और ये एक डिक्रीजिंग एपी है. ठीक है, इसका हर टर्म अपने पिछले वाले टर्म से एक कम है. ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, एक एपी बनाता हूँ जिसका पहला टर्म है 20. ठीक है, जिसका कॉमन डिफरेंस है -1. और सपोज n टर्म्स हैं, यानी n रोज हैं. ठीक है, n रोज हैं जिनमें अगर मैं नंबर ऑफ लॉग्स जोड़ दूंगा. ठीक है, n रोज में जितने लॉग्स हैं अगर मैं उनको जोड़ दूंगा तो मुझे 200 मिल जाएगा. यानी n/2 2a यानी 40 प्लस n-1d यानी -1 इज इक्वल टू 200. ठीक है, इस तरफ ले जाओ इसको, तो n 40 माइनस n प्लस 1 इज इक्वल्स टू 400 यानी 41n minus n square is equals to 400. This implies that, इस तरफ लेते हो, n square minus 41n plus 400 is equals to 0. ठीक है, 400 को इसको फैक्टराइजेशन से सॉल्व करते हैं. 400 को कैसे लिख सकते हैं, 4 इंटू 100 इज इक्वल टू 4 इंटू 25 इज इक्वल टू 16 इंटू 25. हाँ, काम बन रहा है मेरा. इज इक्वल टू n स्क्वायर माइनस 16n माइनस 25n प्लस 400 इज इक्वल टू 0. ठीक है, तो n कॉमन ले लो, तो n माइनस 16 माइनस 25 n माइनस 16 अगेन इज इक्वल टू 0. दिस इम्प्लाइज n इज इक्वल टू 16, n इज इक्वल टू 25. तो मेरे पास दो आंसर आए. ठीक है, एक बार ऐसा ही कुछ और क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया था और मैंने कहा था कि n, इससे मुझे कुछ सेंसिबल आंसर मिलना चाहिए. इस केस में चलो मेरे पास दोनों सेंसिबल आंसर मिल रहा है, लेकिन देखते हैं क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल है. n इज इक्वल टू 16, n इज इक्वल टू 16 है, यानी मेरा 16th टर्म का कुछ, अगर मैं a16 निकालूं उसका कुछ सेंस निकलना चाहिए, और a25 निकालूं तो उसका कुछ सेंस निकलना चाहिए. ठीक है, a16 अगर मैं निकालूं तो a प्लस 15d, a कितना है मेरे पास 20 है, प्लस 15 इंटू -1 इज इक्वल टू 20 माइनस 15 इज इक्वल टू 5. a25 निकालूं तो a प्लस 24d, a कितना है मेरे पास 20 माइनस 24 इज इक्वल टू -4. अच्छा, यानी मेरे 16वें रो में, ठीक है, 16वां मतलब आखिरी होगा इस केस में, 5 लॉग्स हैं, और मेरे 25वें रो में -4 लॉग्स हैं. कोई सेंस है इस बात का?
कोई सेंस है इस बात का कि मेरे पास ऐसा कुछ है, ठीक है, और मैं कह रहा हूं कि मेरे पास 25वें में -4 लॉग्स है। -4 लॉग्स कैसे रिप्रेजेंट करेंगे भाई? नहीं कर सकते ना, तो इसका कोई सेंस नहीं बनता, इसलिए इस आंसर को रिजेक्ट कर देंगे। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? n = 16। n = 16 मतलब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ रोज कितने हैं इस स्टैकिंग में? तो 16। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमारा जो इक्वेशन है, ठीक है, नो डाउट बहुत स्मार्ट है, लेकिन वो जो आंसर हर बार कैलकुलेट करके दे रहा वो मैथ्स के हिसाब से सही है, ठीक है, मैथ्स के हिसाब से सही है, लेकिन हमारे प्रैक्टिकल लाइफ के हिसाब से सही नहीं, क्योंकि -4 लॉग जैसा कुछ नहीं होता, ठीक है। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 20 और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इन अ पोटैटो रेस अ बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट विच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो। ठीक है, एक पोटैटो रेस है, उसमें एक पोटैटो है सपोज, ठीक है, पोटैटो, और इससे 5 मीटर दूर एक बाल्टी रखी हुई है, एक बाल्टी रखी हुई है 5 मीटर दूर, ये पोटैटो है। पोटैटो लग रहा है पोटैटो जैसे थोड़ा थोड़ा। एंड अदर पोटैटोज आर प्लेस्ड 3 मीटर अपार्ट इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये डिस्टेंस 5 मीटर है, ठीक है। उसके बाद हर पोटैटो पहले वाले पोटैटो से 3 मीटर की डिस्टेंस पे रखा हुआ है, ठीक है। ये दूसरा पोटैटो उसी तरीके से ये 3 मीटर पे तीसरा पोटैटो, और 3 मीटर पे तीसरा पोटैटो इसी तरीके से रखा हुआ है। पूछ रहा है मुझसे, अ कंपटीटर स्टार्ट्स फ्रॉम द बकेट। ठीक है, एक कंपटीटर है, ठीक है, जो यहाँ से शुरू करता है, ठीक है, बकेट के पास से शुरू करता है, ठीक है। ये सपोज ये 5 मीटर की दूरी पे है, यहाँ पर सपोज ये 5 मीटर है, ठीक है, ये 5 मीटर है। यहाँ पर खड़ा होके ये बकेट में डाल देगा, थोड़ा और बड़ा बना देते हैं इसको, ठीक है। पिक्स अप द नियरेस्ट पोटैटो, रन्स बैक विथ इट, drops it in the bucket, runs back to pick up the next potato, runs to the bucket to drop it in. She continues in the same way until the potatoes are in the bucket. What is the total distance? ठीक है, और there are 10 potatoes. ठीक है, तो 10 पोटैटो है, 10 potatoes are there. अच्छा देखो, ये कॉम्पिटिटर है, ठीक है, ये पहले बकेट से शुरू करता है, ठीक है, पहले पोटैटो तक जाता है, पोटैटो उठाता है, वापस आता है और इस बकेट में डाल देता है, ठीक है। फिर यहाँ से वापस शुरू करता है, ठीक है, फिर दूसरे पोटैटो तक जाता है, इस पोटैटो को उठाता है, फिर वापस आके इस बकेट में डाल देता है। अच्छा देखते हैं इन केस ऑफ फर्स्ट पोटैटो क्या हो रहा है। ये जो मेरे पास ये जो क्या है, ये कॉम्पिटिटर है, ये 5 मीटर इस तरफ चला, ठीक है, फिर पोटैटो उठाया, फिर 5 मीटर इस तरफ आना पड़ेगा उसको बकेट में डालने के लिए, ठीक है। तो पहला जो पोटैटो उसने उठाया तो कितना मीटर चला वो, है ना। उसी तरीके से अब जब उठा के रख दिया तो अब ये पोटैटो यहां नहीं रहेगा, ठीक है, अब ये पोटैटो यहां नहीं रहेगा, लेकिन आदमी अभी यहां भी रहेगा, ठीक है, जो कंपटीटर वो यहीं रहेगा। अब दूसरा पोटैटो उठाने के लिए वो क्या करेगा, दूसरा पोटैटो उठाने के लिए क्या करेगा, यहां से दूसरे पोटैटो के पास जाएगा, ठीक है, इसको उठाएगा, फिर वापस बकेट के पास आएगा इसको डालने के लिए, ठीक है। तो दूसरा इन केस ऑफ सेकेंड पोटैटो कितना डिस्टेंस वो चला, 5 चला इधर, ठीक है, 3 इधर था, तो 8 मीटर इस तरफ गया जाने में एक बार, ठीक है, फिर वापस बकेट तक आने में फिर 8 मीटर चला, तो यानी कि 8 × 2 = 16 मीटर, ठीक है। इसी तरीके से अब ये पोटैटो यहां नहीं रहेगा, ठीक है, दूसरा पोटैटो जब वो डाल चुका है
तो उसकी स्टार्टिंग पोजीशन वापस से यही होगी, ठीक है, स्टार्टिंग पोजीशन वापस से यही होगी। लेकिन तीसरा पोटैटो उठाने के लिए कितना चलना पड़ेगा उसको, कितना चलना पड़ेगा, यहां से यहां तक, ठीक है, कितना मीटर है ये, तो 11 मीटर इधर है, ठीक है, 11 मीटर पहले इस तरफ चल रहा है, फिर वापस 11 मीटर चलना पड़ेगा वापस बकेट तक आने में, ताकि वो पोटैटो वापस डाल सके, ठीक है। तो यानी इन केस ऑफ थर्ड पोटैटो कितना डिस्टेंस चल रहा है वो, तो 11 इंटू 2 इज इक्वल टू कितना, 22 मीटर। अच्छा, इतना काफी है कि एक बार और देखना पड़ेगा, एक बार और देख लेते हैं। अब ये पोटैटो नहीं है यहां पर, ठीक है, अब ये पोटैटो नहीं है यहां पर, अब पोटैटो यहां पर नहीं है। लेकिन जब उसने तीसरा पोटैटो डाला तो बकेट के पास है वो कॉम्पिटिटर। अब वो चौथा पोटैटो जब पिक करने जाएगा तब कितना मीटर वो चला है, पोटैटो की तरफ कितना मीटर चला है, देखो कितना, 5 + 3 8, 8 + 3 11, 11 + 3 14, ठीक है, और 14 मीटर वापस आना पड़ेगा उसको बकेट में डालने के लिए। तो यानी फोर्थ केस में कितना चला है वो, ये नंबर देखो तुम, ये नंबर देखिए क्या लग रहा है, एपी बन रहा है, हाँ एपी बन रहा है। एपी का पहला टर्म क्या है, 10, ठीक है, टोटल कितना निकालना है हमको, एन कितना है इस केस में, तो 10 पोटैटो, तो यानी 10 बार काम करना पड़ेगा यहीं पर, यही, ठीक है। और डी कितना है, कॉमन डिफरेंस कितना है, देखो 6 मीटर, तो पता नहीं लगा लोगे कितना डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू 10/2 2a 2 × 10 प्लस 10 - 1 × 6 इज इक्वल टू, चलो 5 से काट दो इसको पहले, 5 20 प्लस कितना हो गया 54, तो 5 × 74 कितना 370 मीटर। समझ में आया क्या हो रहा था, समझ में आया ना, चलो ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम्स खत्म हो गया। अब समझ लो एनसीईआरटी से पूरा खत्म हो गया है, बोर्ड लेवल का सब कुछ हो चुका है, ठीक है। अब अगले वीडियोस में क्या करेंगे, एनसीईआरटी का ऑप्शनल करेंगे और आरएस अग्रवाल करेंगे, ठीक है। चलो अगले वीडियो में मिलते हैं।